प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी जनाब कुछ सियासी नौयत के मामलात पर, कुछ बात हुई तालीम के हवाले से। ये दूसरा प्रोग्राम का हिस्सा, इसमें अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से, लेकिन क्योंकि हमारे जो स्केजुअल गेस्ट हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान वो आज गैर हाजिर हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि आज जो सियासी नौयत के मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू कर ली जाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान सरबुलंद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी सरबुलंद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा। अब बाकायदा जो आप समझ लें कि सदाए एहतजाज है वो बुलंद किया जा रहा है और जिसके बारे में बहुत देर से तस्करा हो रहा था, लॉन्ग मार्च का, उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब फरमाइए कि ये जो आपके साथ इत्तेहादी जमातें हुकूमत में मौजूद हैं, क्या वो अब तैयार हैं? ये जो मुतालबा किया जा रहा है, पुरज़ोर मुतालबा है आवाम का भी और एक सियासी जमात का भी, कि आम इंतखाबात का जो इनेकाद है उसको जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए और साथ साथ ये कि जो महंगाई है उसमें कमी भी की जाए। तो उसके लिए एहतजाज अब बुलंद हो रहा है। अगला रास्ता क्या नज़र आता है, मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई आपका, आपके K20 चैनल का, कि आपने यहाँ बुलाया, मेहरबानी। देखिए, बात ये है कि इसमें बहुत अच्छी बात है, खान साहब मार्च कर रहे हैं और बड़ी खुशाइन बात है, माशाल्लाह, वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन इस मार्च का मकसद ना तो महंगाई कम करना है, ना महंगाई की बात है। इस मार्च के तो दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, ठीक है, अपना 2-4 घंटे का टाइम अच्छा गुजर जाता है, लोग अपना काम काज से फुर्सत से अपने वहाँ आते हैं, कोई गाना ये वो सुनते हैं, टाइम गुजर जाता है। दूसरी बात, खान साहब कहते हैं मुझे वज़ीर आज़म बना दें, मुझसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। तो इस मार्च का तो कोई फ़ायदा नहीं है। खान साहब अब खान साहब के हाथ में कि खान साहब बेलगाम घोड़ा जो मर्जी कहें, किसी को भी कुछ कह दें, किसी को भी ललकार दें। तो मैं ये समझता हूँ जो जिस पाकिस्तान की बात करते हैं खान साहब, क्या पाकिस्तानी हैं? अगर वो पाकिस्तानी हैं तो अपनी गुफ्तगू को रोकें, पाकिस्तान के इदारों को क्यों बुरा कहते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब एक पाकिस्तानी की हैसियत से तो ये गुफ्तगू कर नहीं सकते, लेकिन किसी गैर मुल्की एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं, जो वो लगे हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा आवाम से भी कि मैं ये नहीं कहता कि वो पीपल्स पार्टी का साथ दें, वो मुस्लिम लीग नून का साथ दें, वो मौलाना साहब का या किसी का नहीं। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा सोचें, देखें, समझें, क्या जो खान साहब कह रहे हैं क्या ये पाकिस्तानियत की हक़ में है? जो अल्फाज कह रहे हैं, आज आप ये देखिए कि पाकिस्तानी खान साहब पाकिस्तानी हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन है वो माशाल्लाह उनको हीरो डिक्लेयर कर रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कि क्यों हीरो डिक्लेयर कर रहा है, क्या वजह है? वो तो हमारी खामियां तलाश करते हैं। आप पाकिस्तान के इदारों को मुस्तहकम की बात करते हैं, आप उनको तज़ील कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये जो आपका धरना है ये किसी गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा है, ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं हो सकता। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो खान साहब बिल्कुल इलेक्शन होंगे, मुकर्रर वक्त पर होंगे, और अवाम अगर उस वक्त आपको पसंद करती, मोस्ट वेलकम, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो देखिए, आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और आपको जो ये पैसा लगा रहे हैं धरनों पे, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में आपने सबसे ज़्यादा जल्द से धरने किए हैं। तो जो ये पैसा खर्च हुआ है,
क्या ही बात थी कि ये पैसा सलाब ज़दगान पर खर्च कर देते, ये पैसा गरीबों पर खर्च कर देते, किसी का भला हो जाता। आप इस पैसे का जो ज़िया कर रहे हैं ये भी तो कौमी का पैसा है ना जी, आपकी जेब का पैसा तो नहीं है। अब कोई मोहब्बत में खर्च कर रहा है, कोई अपने मकासद के लिए खर्च कर रहा है, तो अगर उस पैसे को आप सबको ये सबसे गुजारिश करते, हुक्म देते कि भाई ये पैसा आप यहाँ जमा करें और ये जो सलाब ज़दगान हैं या जो जहाँ जहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं शहर में, कराची में या पाकिस्तान में कहीं भी आप पाकिस्तानियत की बात करते, उस पैसे को वहाँ लगाते और बताते कि जी मेरे एहतजाज का मकसद ये था कि देखें मेरे लोगों ने ये पैसा दिया है और मैंने इस पैसे से ये यूनिवर्सिटी बना दी है, मैंने ये बस्ती बनाई है और ये मेरा एहतजाज है, ये मैंने जो लोगों की खिदमत की है, ये जो पैसा एहतजाज पे खर्च करता तो ये पैसा मैंने यहाँ लगाया है, ये सलाब ज़दगान थे, इनके लिए मुश्किल। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब के मकासद पाकिस्तान के हक़ में नहीं हैं, क्योंकि इसलिए कि यह पाकिस्तानी कौम को सोचना होगा और उनको समझना होगा और इसके पर्दे पुष्ट क्या है उस चीज़ को भी देखना होगा। बात यह है कि खान साहब जो हैं ये कहीं इस पर महंगाई की बात नहीं करते, कहीं कोई बात, उनका काम है सुबह उठ के अपने स्टडी करना है और फिर किसको आज किस अल्फाज से नवाजना है। तो मैं तो खान साहब से गुजारिश करूँगा धरना वरना ख़त्म करें, इंतज़ार करें और आप आवाम को खिदमत की तरफ लेकर जाएं। ये जो आप अल्फाज अदा कर रहे हैं ये एक तो सियासत के अंदर एक खलफशार आपने पैदा किया है, एक सियासत के अंदर जो एक चीज़ें की हैं एक नई रवायत कायम करें और ताकि लोग, हम भी सीखें, दूसरे भी सीखें और एक मिसाल कायम हो। तो आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, आपने कोई मिसाल कायम नहीं की और ना आप कोई मिसाल कायम करने जा रहे हैं। कोई तारीख़ी मिसाल कायम करें, कोई तामीरी मिसाल कायम करें, ये खान साहब के लिए हमारी गुजारिश है। मर्ज़ी उनकी है, उनके फॉलोवर्स की है, फॉलोवर्स को हम कहते हैं कि वो एक तज़िया कर लें, ठीक है। पाकिस्तान में सब कहते हैं भाई बुरा हुआ, पहले गलत लोग थे, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो सामने वाला कौन से अच्छाई के काम कर रहा है, सामने वाला कौन सा आपको सिर्फ अल्फाज गुफ्तगू के अलावा वो क्या कर रहे हैं, उनका रवैया, उनका चाल चलन, तरीक़ेकार इस चीज़ को साबित कर रहा है कि ये पाकिस्तान को दिन पे दिन डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं, ये तामीर नहीं कर रहे, ये तामीर का तरीक़ेकार नहीं है। ज़ाहिर है आप देखें दुनिया से बाहर भी इंडियन लोग, इंडिया के लोग पाकिस्तानी जलसों में शिरकत कर कर खान साहब के लिए वो क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं। इंडिया के लोगों का क्या काम, हिंदू का क्या काम, आप मुझे बताएं। अब फिर खान साहब जो है ना बड़ी अच्छाई से मुकर जाते, जी हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अरे भाई आपका तो किस किस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, आपकी कोई भी वीडियो चलती है आप कहते नहीं एडिट हो गई है। अरे भाई कौन कौन सी चीज़ एडिट होगी। खान साहब मेहरबानी कर लें, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानियत की बात करें, आप कौम के अंदर इंतशार पैदा ना करें। और जो लोग रही गवर्नमेंट की बात, देखिए जी गवर्नमेंट, बिल्कुल हमने गवर्नमेंट ली थी और हमारा एहतजाज यही था कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है और तबाही की तरफ है, तो आप नहीं संभाल सकते। तो मैं ये समझता हूँ उस टाइम भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि खान साहब को पूरा टर्नओवर दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है एक मीटिंग थी, उसमें फ़ैसले थे जो भी हुए, मगर आज भी मैं कहता हूं कि हुकूमत को भी अपनी गुड गवर्नेंस पर तवज्जो देनी चाहिए और महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, बेरोज़गारी का खात्मा होना चाहिए। अदर नहीं तो जो हम कल कह रहे थे तो खान साहब की जो आवाम है फैसला नहीं, मुतालबा नहीं मानना चाहिए। सर देखें जो टाइम है, मैंने आपसे कहा ना जो टाइम है उस टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए। कसीर रकम खर्च होती है, 1-2 रुपया खर्च नहीं होता। अभी आप देखें ना, आप देखें खान साहब ने, सर गुजारिश, खान साहब ने अभी जो 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, आप एक तरफ पाकिस्तान की खिदमत की बात कर रहे हैं, आप 7 सीटों पर इलेक्शन लड़के आप रिजाइन करेंगे, दोबारा इलेक्शन होगा तो किसका पैसा खर्च हो रहा है? खान साहब 342 सीटों पर इलेक्शन लड़े आप। लेकिन पिछली बातें जो है जरा उसका जवाब ले लो। मैं राना साहब इसकी तरफ आ रहा हूं, ये मौजूद दूसरा है ना, इसकी तरफ आपने निशानदेही तो कर दी, लेकिन पहले मैं सरबुलंद साहब को दिफा का मौका दूं और उसके बाद फिर इस मौजू के ऊपर आऊंगा। सरबुलंद साहब बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही एक साथ कर गए हैं, मैं चाहूँगा आप इसका फ़र्दन जो है वो जवाब दे दें। जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी है मौजूद मेहमान की, उन्होंने निशानदेही की है कि ना महंगाई का तस्करा है और ना ये वो तसलसल है और ना लोगों के अंदर एतमाद बहाल कर सकें, और फिर दूसरी तरफ उन्होंने निशानदेही भी कर दी कि माजी में जो कुछ होता रहा। मैं चाहूँगा इसका जवाब दीजिए तफसील से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ऐसे भाई आपके शो बुलाने का। और आज तारीख़ी जो है एक दिन चल रहे हैं। कल सिंध से हमारा बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवां हो चुका है और आज भी एक काफ़िला कराची से रवां होगा और कल परसों इस तरीके से तरतीब से, चूँकि पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मूवमेंट में जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम निकल चुकी है खान साहब की कॉल पर
आपने देखा लाहौर से कामुकी पहुंचने में 2-3 दिन लग गए हैं, और इस्लामाबाद पहुंचने में जो हमारा शेड्यूल था वो 4 तारीख फ्राइडे तक का था, लेकिन वो मेरे ख्याल से अब संडे या मंडे तक भी जा सकता है, क्योंकि आवाम का जोशो खरोश, आवाम का वलवला और आवाम की मोहब्बत खान साहब के साथ और इस हुकूमत से नफ़रत असल में सबसे बड़ी वजह भी बन चुकी है। खान साहब का बयानिया और हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि हमें फ्री डे इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस का ऐलान किया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इस तरह की फील्डिंग ये लगाना चाह रहे वो ना हो, आवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसला हो। और इमरान खान और पीटीआई के मकबूलियत का आप अंदाज़ा ये लगा लें कि खान साहब 8 में से 7 सीटें जीत जाते हैं अकेले, और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी बन गया है। और जो अभी इलेक्शन हुआ है KPK में, खान साहब एक दिन भी वहाँ नहीं गए कैंपेन के लिए, विदाउट कैंपेन जो है वो जीता है। एक ज़माने में कराची में ऐसे होता था, लेकिन वो फिर गन और दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती थी, कल्चर मुख्तलिफ था, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। आवाम की मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है, और आवाम, पाकिस्तानी आवाम ये फैसला कर चुकी है कि PDM को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और ये आप देखें कि हर इलेक्शन में इनके 13 जो जमातों का मुश्तरका एक कैंडिडेट होता था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जनरल इलेक्शन जो हम चाह रहे हैं और जो इंशाल्लाह अभी ऐलान होगा अल्लाह के फजल करम से, अवामी ताकत से, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किस निशान से लड़ेंगे इलेक्शन। ये तीर से लड़ेंगे, ये शेर से लड़ेंगे, ये किताब से लड़ेंगे, या पतंग से लड़ेंगे, क्योंकि ये सारी जमातों का आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। कराची में भी, KPK में भी और पंजाब में भी, चारों सूबों से, यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त एक वाहिद लीडर इमरान खान है जो तमाम कौमियतों के, तमाम ज़बान बोलने वालों, तमाम सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एतमाद इमरान खान ले चुके हैं पूरी पाकिस्तान से, और ये एक किस्म के लिए एक मैसेज भी है, एक फ़ैसला भी है आवाम का, उन इदारों को मैसेज है कि भाई आप इमरान खान जो कहते हैं वो मान लें, क्योंकि ये हुकूमत आवाम में गैर मकबूल हो चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि नए इलेक्शन का ऐलान हो, उस इलेक्शन के ज़रिए जो भी क़यादत आती है वो पाकिस्तान के फ़ैसले करें। हमारे 3-3.5 साल दौर के अंदर हमने जो काम किया, आवाम उसी का तो अभी समर है, आवाम हमारे साथ खड़ी है। जो मेरे भाई बात कर रहे हैं कि खान साहब यही चाहते हैं, इदारे की मजबूती हमारा हमारा एम है, मकसद है। हम भी चाहते हैं कि इदारे मजबूत हो। इदारे में देखिए हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इदारे की मजबूती में रुकावट होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं जिस पर एतमाद नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी अपने डोमेन में रहते हुए आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को लेके आगे चलें। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये मुल्क पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, और इसमें हमने ये तहैया किया था कि हम किसी की ग़ुलामी नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने आते ही फर्स्ट डे से जैसे इनकी हुकूमत आई, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के ताबे किए। आए दिन अमेरिका को खुश करने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते। परसों भी शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिए कि हम तो अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, और उनसे कोई 2-3 हफ्ते पहले अमेरिकन सदर ने जो बयान दिया कि पाकिस्तान एक इंतहाई ख़तरनाक मुल्क है, इनकी एटमी असासे गैर महफूज हाथ में हैं। तो ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान के एटमी असासों पर इनकी नज़रें हैं? हमें IMF से कर्ज़ा लेने में मुश्किलात है, हमें वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने में, इमदाद लेने में, या अभी जो मूवमेंट बनी है, जो सैलाब की जो मूवमेंट बनी थी, अभी तक जो है सिंध में, ये मेरा भाई राना साहब इस बात का जवाब दे सकेंगे कि अभी तक सिंध के लोग जो हैं वो पानी के साथ लड़ रहे हैं। वहाँ सैलाब है, ज़मीनें जो है वो बंजर हो गई हैं, कोई उनके पुरसान हाल नहीं है। और इनके जो लीडर हैं ये पूरे तमाम दुनिया में जाके बता रहे हैं भाई आपकी हुकूमत है, आप वो पानी निकालें ना, क्यों आप अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए वहाँ गरीब किसानों की ज़मीनों में पानी आपने छोड़ा हुआ है, और पानी आज तक खड़ा। ये कौन सी मंतक बन रही है? बजाय आप पैसे लेके अपनी जेब में डालने के, लोगों को रिलीफ दें। आपकी पिछले 40 साल से सिंध में हुकूमत है, बल्कि मैं ज़्यादा कहूँगा 50 साल से। तो आपने अभी तक सिंध के आवाम के लिए क्या किया? आज भी आप सिंध चले जाएं, ये कैमरा को लेके जाएं, आप भी चले जाएं, राना साहब भी चले जाएं, जो गुर्बत वहाँ आप देखेंगे, जो वहाँ पर जो हमारे सिंधी भाइयों के जो आप हाल देखेंगे, वो नाकाबिल बयान है। और जब कोई भी सर उठाता है, या तो उसको टारगेट किया जाता है, या तो उस पर FIR, तो हमारे PTI के जो लोग हैं 100 FIR कटी हैं, भैंस चोरी के, पानी के बन काटने के,
मुख्तलिफ केसेस ये बनाते हैं ताकि वो पॉलिटिकल तौर पे, चूँकि हुकूमत इनकी है, इनके खिलाफ न पर्चा कटता है, न कंप्लेन जाती है, और ना ही इनकी एक रात में 10 पर्चे काट देते हैं। तो सिंध की आवाम इस दफ़ा खड़ी है। पिछले इलेक्शन 2018 में भी इनके और हमारे कैंडिडेट में 1000-2000 वोट का फ़र्क रहा है हर एक हल्के के अंदर। तो सिंध की आवाम भी खान साहब के साथ जाएगी, क्योंकि KPK और पंजाब में सेहत कार्ड जो हमने दिया है 10-10 लाख रुपए हर एक गरीब की जेब में जो रखा है, और एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 12-12 हज़ार रुपये, और वो जो एहसास प्रोग्राम है उसमें 26 प्रोग्राम है, उसमें एक बच्चे की कफालत से लेकर एक ज़ईफ़ इंसान तक का सारा वजीफ़ा मौजूद है। तो यकीन करें, अभी हम कराची में यहाँ पर KPK के जो लोग हैं वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करते हैं। खासकर पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग के लोग हमें दुआई कर रहे होते हैं, लेकिन ये कराची के लोग और सिंध के लोग बददुआ कर रहे होते हैं जरदारी साहब को, MQM को, कि इनकी वजह से 18वीं तरमीम की वजह से हमें वो सेहत कार्ड नहीं मिल सका जो खान साहब ने पंजाब और KPK को दिया। तो ये इनकलाबी इक़दाम थे। और हमारे दौर में ये जो ये राना साहब ने कहा कि मैं महंगाई ख़त्म करने आए थे, हमारे दौर में 150 रुपये का पेट्रोल था, इनके पेट में मरोड़ था। 4 तो ये 5 हमें हमारे खिलाफ जो है ये धरना देने आए थे, हमने कहीं नहीं रोका, इनको फैसिलिटेट किया, क्योंकि एक धरना जब हो रहा था तो मैं खुद इस्लामाबाद था, यकीन करें। और ये इन्होंने रेड जोन को तोसी करते करते 0 पॉइंट तक पहुंचा दिया। आज की बात बता रहा हूँ, यानी कि वो इस्लामाबाद टोटली रेड जोन हो गया। आप हमें इस्लामाबाद पहले कह रहे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि भाई आप अपनी जो भी जगह मुतय्यन की है उस जगह पे जाके आप एहतजाज करें, आपने जो भी जमहूरी अंदाज से अपना प्रोटेस्ट है वो करें। लेकिन आज इन्होंने वो भी बंद कर दिया, बौखलाहट का, और इनके कांपे टांगनी शुरू हो गई हैं, ये डर रहे हैं, ये भाग रहे हैं अवामी ताकत से, अवामी सैलाब से जो इमरान खान लेकर आ रहे हैं। पुरअमन एक बेहतरीन तारीखी मुजाहरा होगा, अवामी मुजाहरा होगा, अवामी ताकत के ज़रिए इंशाअल्लाह इन चोरों लुटेरों को हम भगाएंगे, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी निज़ाम को लेकर आएंगे, और एक ऐसा मुल्क होगा जो अमेरिकन की ग़ुलामी नहीं करेगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करेगा, और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। राना साहब आप जवाब दीजिए। अब उन्होंने इसकी वजाहत कर दी है और कि एहतजाज का मकसद भी बयान कर दिया है, और साथ में माजी के हवाले भी दे डाले हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि माजी में सूरत हाल अगर इतनी बुरी थी तो माजी में जो एहतजाज का तरीका इख्तियार किया गया उसको कोई भी किसी किस्म की रुकावट नहीं थी, उसको भरपूर आप समझ लें कि मौका दिया गया कि वो एहतजाज करें, जमहूरी तरीके से करें। लेकिन आज सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो 11 जमातों का इत्तेहाद है ये यकीनन बौखलाहट का शिकार है। और यहाँ पर ये बात इसलिए वज़ा करना ज़रूरी हो गई है कि अभी बल्दियाती इंतखाबात का जो मरहला था उसमें भी जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जो मामलात सामने आ रहे हैं, वो यही बताते हैं, क्योंकि जो दीगर जमातें हैं मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जो सियासी पोजीशन है वो इतनी मुस्तहकम नहीं है, इस वजह से वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, या दीगर जमातें जिसमें जमात इस्लामी भी अब शामिल है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से ताख़ीरी हरबे हो रहे हैं, और न जाने माजी की कितनी ऐसी बातें हैं जिसको बारहा दोहराया गया है। मैं चाहूँगा ज़रा इसकी दफ़ा में कुछ कहिए कि जो बात अभी सरबुलंद साहब ने जिसकी निशानदेही की, और जैसा भी कहा गया कि ये जो एहतजाज का रास्ता है क्यों इख्तियार किया गया है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, और क्या आप समझते हैं कि ये जो इंतखाबात की जो तारीख़ है इसका मुतय्यन होना ज़रूरी है? फरमाइए। देखिए यासिर भाई, बात ये कि सबसे पहले तो मैं सिंध के काफ़िले की बात बताता चलूँ। जो इनका काफ़िला गया है वो डबल केबन कारों पर तकरीबन 250 गाड़ियों पर मुश्तमिल था, बस कोई नहीं थी, और उसमें 600-650 आदमी था। पूरा इनके सिंध का काफ़िला है जो गया है, पूरे सिंध का काफ़िला 600-650 माशाल्लाह बहुत बड़ा काफ़िला था, बड़ा तारीखी काफ़िला था। मीडिया निकाल कर देख ले कि कितने लोग गए, इनकी रैली में कितने लोग हैं वो भी मीडिया कवरेज दिखा रहा है। बहुत अच्छी बात की कि जी पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक घर मिला, और हिंदुस्तान में रहकर जदोजहद की वहाँ के लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें घर मिला, और हम आज अपने घर में मौजूद हैं। महाजिर नहीं है, हम अपने घर में मौजूद हैं। बात यह है कि खान साहब जब दीन और इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम फोबिया की बात करते हैं, तो खान साहब ने कैंटीनर पे खड़े होकर कितनी बार कहा कि फजर की अजान हो गई है, ज़ोहर की अजान हो गई है, असर की अजान हो गई है,
मगरिब की अजान हो गई है, ईशा की अजान हो गई है, रोक दो काफिले को और नमाज पढ़ो। कितनी बार कहा। ठीक है। उनके जलसों में तो मगरिब का कानून लागू है सारा। सारी खवातीन हमारी बहनें पैंट पतलून और पता नहीं क्या कौन कौन से लिबास पहन रही हैं। तो मोहतरम इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, मौलवी साहब ने कब ये फतवा जारी किया कि जी आज आपने नमाज पढ़नी है, आज तो आपने झूठ नहीं बोलना। अर्ज ये है कि वो कौन सा निफाज शरीयत के नाम पर निकले हैं, वो तो जमहूरियत की देखिए जी, आज़ादी के बात लिए ये निकले है, और फिर वो- आपने पतलून कमीज का सर, तस्करा सुनिए, कर दिया। सुनिए। अब ये मजहब बहुत माशरत अच्छी- को नहीं, मिला नहीं, देना, देखिए, अच्छी ये बात तो है। पाकिस्तान के देखिए, कल्चर में देखिए, शामिल हो गया देखिए, ना। फिर वो ये बात ना हाँ, करें ना, हाँ। आप पॉलिटिकल आदमी हैं, तो आप पॉलिटिकल सियासी बात तो आदमी कर रहे हैं, हैं। वो तो इंतखाबात की तो तारीख मांग रहे नहीं, हैं। देखिए इंतखाबात की तारीख तय है, आइन में मौजूद है, 5 साल पूरे हो जाएंगे, इंतखाबात होंगे। अब बात की आपने अमेरिका की, जनाबे वाला 3 साल 7 महीने आपकी काबीना में 16 वजीर अमेरिकी नेशनल थे, अमेरिका में पोस्टों पे रहे, यहाँ भी पोस्टों पे रहे। आज नहीं है। तो अमेरिकी जब आप नेशनल हुकूमत में नहीं है तो जाहिर है वो फिर वापस चले गए, फिर आ जाएंगे। आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं, आप अमेरिका को बुरा कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं कि अच्छी बात है आप अमेरिका को बुरा कहते हैं, क्योंकि हमारे लीडर ने भी अमेरिका को सीना ठोक के बुरा कहा है और आप जामे शहादत नोश कर ली इस मामले में, पीछे नहीं हटे। आपने मुझे बताइए कि जब आप अमेरिका को बुरा कहते हैं कैंटीनर पर खड़े होकर, और जब अवाम की आवाज़ बुलंद होती है कि जो अमेरिका का यार है, गद्दार है, तो आप क्यों उनको मना करते हैं कि नहीं 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 अमेरिका का नाम नहीं लेना, नहीं मैंने ये नहीं कहा। तो सबसे पहले तो अपने कोलो खेल में तदाद है आपकी, आप कौम को बताएं कि मैं सच्चा लीडर हूँ और जो मैंने कह दिया वही मेरा आखिरी और पहला लफ्ज़ है, मैं इसके पीछे नहीं हटूंगा। आप तो सुबह कहते हैं कुछ, शाम को कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कि जी मैं रैली वहाँ लेकर जाऊंगा, कभी कहते हैं मैं ख़त्म कर दूंगा, कभी आपको खुद नहीं पता आपका मिशन क्या है। आपको तो ये क्लियर करें कौम को कि आपकी डोर हिल कहाँ से रही है। आप बात तो अवाम की कर रहे हैं, एजेंडे पे तो आप कामयाब हैं, लेकिन आप अवामी आदमी नहीं हैं। अच्छा, आपकी डोरे तो कहीं बाहर चल रही है। सारे देखिए जी, पीछे मैंने आपसे निकले, कहा, मैं मैं हर प्रोग्राम में एक अल्फाज कहता हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं करूँगा, इस कौम को सोचना होगा और ये कौम पछताएगी, ये कौम कहेगी कि हमने किसका साथ दे दिया। ठीक है, अच्छा मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा, अभी इसका जवाब भी चाहूँगा कि दिया जाए, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल के हवाले से, और एहतजाज और धरनों का अब मौसम है और ये सिलसिला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ रहा है। इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे सरमना साहब। अभी कुछ देर पहले राना साहब ने निशानदेही की है, और फिर जैसा आपने कहा कि सिंध के अंदर हुकूमत और फिर इल्हाक, इत्तेहादी जमातें, ये सब कुछ चलता रहा है, लेकिन आवाम तक उसके जो समरात हैं, जो जमहूरियत के जो फ़वाइद हैं, वो नहीं पहुंच सके। अब इसमें अलमिया ये है कि लोगों का एतबार आहिस्ता आहिस्ता तमाम सियासी जमातों से उठता जा रहा है, और अब ये कहने दीजिए कि जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से ये बयानिया कमज़ोर हुआ है, ये ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं बात करूँगा, जो खान साहब ने जो बातें की हैं अभी माजी करीब के अंदर, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ गए, और यकीनन ये वजह बन रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जो एक बड़ी तादाद में लोग जो हिमायत रखते थे, अब वो सोचने पे मजबूर हैं कि ये जो बातें हुई हैं या जो कुछ हो रहा है, या जो इदारा जो एक है मुक़द्दस, उसके मुखालिफ एक बयानिया इख्तियार किया गया है, तो ये किस नहज तक पहुंचा दिया है और ये मुल्क की सियासत को किस तरफ लेकर जा रहा है, ये ज़रा फरमाइएगा। जैसे भी राना साहब ने भी ये कहा कि एक मकसद होना चाहिए, क्लियर एक आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो हम हासिल करने जा रहे हैं, वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जी
دیکھیں جی، پہلے تو میں رانا صاحب کے اس بات کا جواب دے دوں، سندھ سے ہمارے بسیز بھی کافی بڑی تعداد میں نکلے اور آج سکر سے 11 بجے ہمارے لوگ نکلیں گے. آپ اپنی ویڈیوز دیکھ لیجیے گا، جی بالکل. کیونکہ ہمارا جو مین جہاں سے ہم نے روانگی کرنی قافلے کی صورت میں وہ سکر ہی ہم نے پوائنٹ رکھا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ تمام ڈسٹرکٹس کے لوگ، کراچی، حیدرآباد، مہر پور خاص، لاڑکانہ، یہ سب جگہ سے لوگوں نے جمع ہونا تھا سکر سے پھر ہم بائی پاس کے تھرو اسلام آباد. تو دوسری بات آپ نے بڑا اچھا کیا کہ عوام کا سیاست کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر سے اعتماد اٹھ رہا ہے. بہت اچھا سوال آپ کا ہے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، ان سے عوام کا جو اعتماد اٹھ چکا ہے. اور عمران خان چونکہ ہم 2018 میں پہلی دفعہ اقتدار میں آئے تھے، عوام کا اعتماد عمران خان کے اوپر آ گیا، پی ٹی آئی کے اوپر آ گیا. تو عوام عمران خان کو ہٹ کرنا یا عمران خان کے خلاف کوئی سازش کرنا، یہ قوم کے خلاف سازش کرنے مترادف ہے. کیوں؟ قوم کی امنگیں ان سے، امیدیں ان سے اللہ کے فضل و کرم سے بندھ گئی ہے. تو جو امیدیں ہوتی ہیں اس کو کبھی آپ نہیں توڑیں. قوم کو کسی بھی بندے سے کوئی امید ہو اور کوئی آزمانا چاہے تو اس کو آزمانے دیں. کیونکہ عمران خان اگر اقتدار میں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 2023 میں، اس سے پہلے جو ابھی الیکشن ہونے والے، اس میں ہمیں آپ کی جو بائی الیکشن ہے اس سے تو آپ نے اندازہ لگا لیا، ہم انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے تو عوام پھر ہمیں جج کرے گی. 2028 میں عوام کے پاس پھر اختیار ہوگا کہ وہ کسے چوز کرتی ہے. تو آپ کی بات بہت بہترین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، پی ایس پی ہو یا کوئی بھی ہو، عوام کی اگر ان سے امیدیں وابستہ ہیں تو آپ ان کو آنے دیں. آپ جناب، میں انہی کو کر رہا ہوں جن کی یہ مقدس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. کیونکہ عوام کا ہی حق ہے. اسلامی جمہوری پاکستان ہے نا. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ اپنی مرضی کر کے انجینئرنگ کریں. تو اس وقت پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے. عوام کی امنگیں اور امیدیں ہیں، تو ان کو آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آ کے عوامی مسائل حل کریں. اور عوام اگر بہتر نہیں سمجھتی، اگلے الیکشن میں کسی اور جماعت کو موقع دے گی. اگر سمجھتی پی ٹی آئی کو دوبارہ دے گی. اچھا، یہ ذرا فرمائیے گا، آپ نے ان کی نشاندہی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. آپ یہ سارے معاملے میں کبھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. دیکھیں جی، کل علی بھائی نے، علی زیدی نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم تیر کو توڑیں گے، سندھ کو جوڑیں گے. وہ کیوں یہ نعرہ اس وقت سندھیوں کی زبان زب عام ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں جو حال ہے سندھی بھائیوں کا، وہ بہت برا ہے. پیپلز پارٹی، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اتنی ناقص کارکردگی کے باوجود، جو شہباز شریف ان کے پیٹ پھاڑ کر پیسے نکال کے لاہور اور اسلام آباد اور پشاور کی سڑکوں پہ گھسیٹنے والے، وہ ان کے ترجمان بن گئے. یہ نواز شریف، شہباز شریف کی ترجمان بن گئے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی پش پہ اگر نہیں ہو وہ جو ہمارے خلائی مخلوق یا اسٹیبلشمنٹ یا کچھ بھی آپ آتا ہے، نہیں ہو تو یہ ایک دن بھی نہیں چلے. ان کے اوپر امریکہ کا ہاتھ نہ ہو تو ایک دن بھی نہ چلے. سب سے بڑی اس سے بڑی ثبوت تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ ساری زندگی یہ نواز شریف کو چور کہتے رہے. ساری زندگی انتہا کی دو جماعتیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو برا بھلا کرنے والے، ایک دوسرے کو جیلوں میں گھسیٹنا، ناجائز ایک دوسرے پہ ایف آئی آریں کاٹنا اور کیسز بنانا. دو حکومتیں ان کی دو دفعہ ٹوٹی ہیں ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے پر. آپ سب اور سب کو پتا ہے انہوں نے ہارس ریڈنگ کا جو ایک کلچر لے کر آئے، خریدنے کا، اس کا شکار تو سارے رہے ہیں. سب ہے لائق کون ہے سر؟ لائق کون ہے؟ ان کے دور میں سر یہی. اور ان کے پش پناہی پہ وہ لوگ رہے. تو ہم کہتے ہیں آپ سیاست سے دور رہیں، عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنے دیں. اگر یہ نہیں چاہتے تو یہ کبھی بھی زرداری صاحب، بلاول بھٹو، بلاول زرداری سوری، یہ کبھی نواز شریف کی سپورٹ میں نہیں آتے. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ 2018 میں یہ آواز بلند کی جاتی جو آج بات کی جا رہی ہے؟ کون سی آواز سر؟ کہ یہ آپ سیاست سے دور رہیں. ہمارا تو شروع سے سٹانس رہا ہے. دیکھیں، اس ملک کے خاطر جو چیزیں بہتر ہو سکتی وہ ہونی چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ سیاست سے اگر فوج اتنی دور رہے، آج دیکھیں آئی ایس آئی کے چیف خود آ کے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ چیف آئی ایس آئی جو ہے ہمارے لیے مقدس ادارہ ہے. فوج سے ہم سب محبت کرتے ہیں، عزت احترام ہے.
لیکن ان کو آ کے اس بات کی وضاحت دینی پڑی ہے، ہمارے لیے بھی قابل افسوس ہے۔ لیکن جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں یا جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر تو وضاحت بنتی بھی ہے۔ نہیں سر، ہم نے میر جعفر میر صادق کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم نے تو میر صادق میر جعفر جو ہے صرف اور صرف شہباز شریف اور زرداری کو کہا تھا۔ یہ تو اس ہمارے کا تعین اسٹیٹمنٹ ابھی رپورٹ پر ہوا ہے نا، یہ تو پہلے تو اس کا جو نشانہ تھا وہ کوئی اور تھے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات سر ہم نے تو ہوا میں تیر اگر پھینکا ہے تو کوئی اپنے پر لے رہا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ چلے یہ بھی ایک سیاسی راستہ ہے جی میر صادق اس ملک کے میر صادق میر جعفر یہ دو ہیں، ایک زرداری صاحب ہیں اور ایک نواز شریف صاحب۔ یہ ایک اور کلا بازی ہے ویسے، اس سے پہلے بھی بیانات جو ہے نا وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ بات جو ہے نا وہ دوسری طرف موڑی جا رہی ہے، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ معاملات کو سمجھتے ہیں۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، اگر کوئی اپنے اوپر لے رہا ہے تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ جی رانا صاحب اب فرمائیے، اب انہوں نے نشاندہی کر دیا احتجاج کے حوالے سے، انہوں نے اپنی حکمت عملی بھی بیان کر دی اور یہاں تک بھی بتا دیا کہ ان کا جو وہ قافلہ ہے کس طرح روانہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے میڈیا سے کوئی اب ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کی کوریج کر بھی رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مقاصد کے اصول کے لیے، جو کہ مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے عوام جو کہ تقاضا کر رہے ہیں اس وقت کہ عام انتخابات کے لیے کوئی تاریخ کا تعین کیا جائے، وہ کر دیں اور اس کے بعد پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جو سیاسی جماعتوں کی انہوں نے بات کی ہے کہ 11 جماعتیں ایک طرف اور ایک جماعت ایک طرف، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ عوام میں کون کتنی پذیرائی کس کو ملتی ہے اور مقبولیت رکھتا ہے۔ فرمائیں۔ دیکھیں جی بات یہ الیکشن کی بار بار جب الیکشن کا ایک ٹائم مقرر ہے تو اس سے پہلے نہیں ہو اصولاً تو سکتے۔ یہ تھا کہ جب خان صاحب کے پاس نو کانفیڈنس آیا تھا تو ان کو تو معلوم تھا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، تو خان صاحب ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے، جوائنٹ سیشن بلاتے اور ریزائن کرتے اور اسمبلیوں کو صدر صاحب کو ساتھ بٹھا کر تحلیل کرتے، الیکشن اناؤنس کرتے اور چلے جاتے، ٹھیک ہے، تو الیکشن ہو جاتے۔ خان صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا جب ان کے پاس اختیار تھا؟ تو اتنی غیر معمولی صورتحال تھی آپ کے خیال؟ بالکل بالکل، ان کو سب پتا تھا، ایک سال پہلے سے پتا نہیں تو تھا۔ مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے ابھی جیسے کہا کہ 150 روپے پیٹرول اور کہاں 230 روپے سے اوپر ہو گیا، تو اس وقت تو زیادہ غیر معمولی صورتحال ہو گئی۔ جی ڈیزل سر الیکشن نہیں، جواز تو مہنگائی تھی رانا صاحب۔ نا بات یہ کہ الیکشن، بات یہ ہے کہ جب خان صاحب الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور خان صاحب کو ان کے رفقا کہہ رہے تھے کہ الیکشن کیجئے، تو خان صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ جب خود نہیں کیا تو دوسرے سے کیسے توقع رکھتے ہیں آپ غیر آئینی الیکشن کرانے کا؟ جب آئین میں ایک ٹائم لکھا ہے، ہاں اس ٹائم کو تجاوز کریں، آگے بڑھیں، تب آپ تحریک چلائیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ، یہ آپ نہ کریں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ جب ایک ٹائم آ گیا تو اس پہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور جناب خان صاحب، الیکشن کمیشن آپ نے لگایا، آپ ہی اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ آرمی چیف کو توسیع آپ نے دی، آپ بھی اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ آپ بیک ڈور جا کے بیٹھ کے میٹنگیں کر رہے ہیں، تو ویل یعنی کہ اگر انہوں نے کہا کہ نہیں خان صاحب آپ جانے اور عوام جانے، تو آپ ان کو جو ہے اپنے طریقے سے آپ ان کو جو الفاظ ادا کر رہے ہیں، کیا یہ مہذب طریقہ ہے؟ اچھا، آج آپ اداروں کی بات کرتے ہیں مستحکم کی، تو میرے بھائی سربلند صاحب نے کہا کہ جی ہم اداروں کی مستحکم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اداروں کے مستحکم کی بات ہے کہ ادارے کے سربراہان کو گالیاں بکنا، ان کی تذلیل کرنا، وہ تو کہہ رہے ہیں ان کا نشانہ وہ نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اب میں نے کہا نا بیانیہ، یہ اسی کو تو کہتے ہیں جھوٹا شخص کیسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بولنا پھر نہیں ہمارا مقصد یہ لیڈروں کی شان نہیں ہوتی۔ لیڈر ہے، جو کہہ دیا وہ حنف ہے آخر ہے، کیونکہ قوم کا مائی باپ ہے، وہ لیڈر ہے، تو یہ لیڈروں کی شان نہیں ہوتی، یہ تو قوم انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہی ہے جناب۔ اب بات آ گئی کہ جی انہوں نے کہا کہ جو صورتحال ہے کہ جی مطلب میر ظافر میر صادق فلاں، تو سر ہم تو نہیں کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چودھری پرویز الہی، پھر ماضی کی بات آ گئی، وہ نہیں میں اگر ہم تو نہیں کہتے تھے، آپ نے ان کو وزیر اعلیٰ لگا دیا، مبارک ہو آپ کو۔ شیخ رشید کو آپ نے کہا کہ جی میں تو اس کو چپڑاسی نہ رکھوں، آپ نے وزیر داخلہ لگا دیا، مبارک ہو آپ کو۔ آپ کے پاس تو جناب جو پریکٹیکل انجینئرنگ ڈاکوؤں کی وہ موجود ہے۔ جب آپ اتنی آنیسٹلی بات کر رہے ہیں تو یہ سب کیوں رکھے آپ نے؟ اور آج بھی آپ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر پرویز خٹک صاحب ہیں، محمود خان صاحب جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ آپ یہ دیکھیں تو آپ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں
آپ ثابت کریں کہ جی ماضی سارا غلط تھا، دیکھیں جی میرے پاس یہ ٹرانسپیرنسی ہے، میرے پاس یہ لوگ موجود ہیں، میں اس کو مانتا ہوں یہ غلط ہے، تو ثابت ہوگا۔ آپ تو خود ہی اچھا پھر آپ نے کہا کہ جی ختم ہو گیا آپ رانا صاحب۔ مجھے بتائیے، ذرا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے جب 2018 میں حکومت بنائی تو جہاز میں بٹھا بٹھا کے کس کو لا رہے تھے اور کیوں لا رہے تھے؟ کیوں؟ ہاؤس ٹریڈنگ آپ نے وہی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہم نے نہیں کی، وہ کہہ رہے ہیں بنیاد آپ نے نہیں، آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا، تو آپ چینج کس بات کی کر رہے ہیں؟ چینج کس بات؟ آپ نے تو وہی طریقہ اختیار کیا، تو اس کا مطلب آپ ان سے بڑے، پچھلوں سے بڑے ہیں آپ، تو آپ جھوٹے بھی ہیں اور آپ منافقت کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ مہربانی کریں آپ نہ جھوٹ بولیں اور نہ منافقت کریں، اس قوم کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، سیدھا راستہ دکھائیں۔ رانا صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سربلند خان صاحب میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، دونوں نے اپنی پارٹیز کے حوالے سے اپنے موقف کا دفاع کیا، اور یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے، یقیناً آپ اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور آگے بھی اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا، اور بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ضرور شامل کی جائیں گی، ضرور اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت، اللہ کے بعد۔